हेलो। हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे क्लास 11 एंड नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है एंड ये थोड़ा सा जो है अटपटा सा भी है, कंफ्यूजिंग भी है, बट चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बोलूँ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कंट्रोल का मतलब है क्या कि हमारे जो बॉडी का जो कंट्रोल हो रहा है वो किनके द्वारा हो रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहे हैं। न्यूरल कंट्रोल यानी कि हम यहाँ पर नर्वस सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं, न्यूरल सिस्टम के बारे में बोल सकते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है टू या मोर देन टू ऑर्गन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन है। न्यूरल कंट्रोल यानी कि हमारा जो बॉडी का जो कंट्रोल है या हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल हो रहे हैं, कोई भी वर्क हो रहा है, वो किन के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं, न्यूरल के थ्रू, यानी कि हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन जो है, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन, टू या मोर देन टू ऑर्गन एक साथ इंटरेक्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और वर्क करते हैं, इनको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमें चोट लगती है, अगर मान लो हमें मैंने किसी गर्म चीज़ को मैंने टच करा है ना, गर्म को टच करने के बाद क्या होता है कि हमें हाथ में जलन हो रही है, या फिर जिस एरिया हमारे बॉडी का जो एरिया उस गर्म चीज़ों को टच करता है, तो वो टच करने के बाद हमें गर्म तो लगती है, बट हमें क्या ऐसा लगता है, अगर ज़्यादा लग जाता है तो हमें आंखों से आंसू भी आने लगती है। बट हमारा जो टच हुआ वो हमारा एक एरिया, पार्टिकुलर एरिया टच होते हैं, बट हमें फील कहाँ होता है, लगता है जैसे कि सभी जगह हो रहे हैं। अगर ज़्यादा अगर होता है ऐसा, तो हमारे आँख भी यहाँ पर वर्क करने लगता है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नहीं, दो से ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो बोलता है द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। बोलता है कि हमारे जो ऑर्गन है या हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, इनके जो भी फंक्शन है, जो भी हमारे बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं, उनको मेंटेन करना जो इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। यानी कि बोलता है कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो एक से दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन साथ में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनके अलग अलग फंक्शन को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल बोला है हम कि व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इज इंक्रीज्ड मेंटेनिंग एंड इंक्रीजिंग मस्कुलर एक्टिविटीज़। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज़ जब इंक्रीज होते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है, एनर्जी का डिमांड जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है ना। तो द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो इंक्रीज, तो हमारे ऑक्सीजन का सप्लाई भी इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। द इंक्रीज्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिएट्स इंक्रीज्ड इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाता है तो हमारे क्या रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, हमारे ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो भी ज़्यादा हो जाता है ना। अब जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करें तो हमारे मस्कुलर एक्टिविटीज इनमें क्या कर रहे, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, बट डायरेक्टली पार्टिसिपेट हमारे क्या कर रहे हैं, मसल्स, है ना। बट उसके बाद ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जा रहा है, हमारे रेस्पिरेशन रेट बढ़ जा रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ जा रहा है, ब्लड का फ्लो ज़्यादा हो जा रहा है। मतलब कि जहाँ मसल से स्टार्ट होकर हमारे हार्ट, हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम सभी पर आकर एक्ट किया। तो समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट हो रहा है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहा है। ठीक है,
वेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज स्टॉप कर देते हैं तो हमारे नर्व की एक्टिविटीज़, लंग्स की एक्टिविटी, हार्ट एंड किडनी का जो एक्टिविटी है वो फिर से नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। द फंक्शन ऑफ मसल्स, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स आर कोऑर्डिनेटेड वाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल का जो फंक्शन है, लंग्स का, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, किडनी का या फिर और भी अदर जो ऑर्गन्स है वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट करके काम कर रहा है। In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of organs so that they function in a synchronized fashion। यानी कि बोलता है कि हमारे बॉडी में न्यूरल सिस्टम और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऐसा है, न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेटेड सिस्टम यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम ऐसे हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ मिलकर क्या करते हैं, हमारे बॉडी के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन। सिंक्रोनाइज्ड फैशन कहने का मतलब होता है क्या कि दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, काम करते हैं, अपने फंक्शन को एक साथ मिलकर एक्टिवेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड फैशन। द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर अ क्विक कोऑर्डिनेशन। बोलते हैं कि जो न्यूरल सिस्टम जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन को क्या करना है, जल्दी करना है, क्विक करना है। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन अगर मैं कहूँ, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, एक न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक आया, दो आया, फिर ऐसे आया, जुड़ते जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कनेक्शन होते हैं ताकि हमारे बॉडी में जो एक्टिविटीज़ हो वो जल्दी हो, क्विक हो। इंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल्स इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। और इंडोक्राइन सिस्टम में क्या हो रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, क्या इंटीग्रेट कर रहे हैं, हमारा हॉर्मोन्स इंटीग्रेट करते हैं। और इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है सेल टू सेल कनेक्शन देता है और हमारा न्यूरल सिस्टम क्या दे रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे रहा है। चलो उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारा फर्स्ट आता है न्यूरल सिस्टम। जब हम न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनका जो न्यूरल सिस्टम होता है, उनका जो बॉडी होते हैं, उनका जो न्यूरल सिस्टम होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं। और न्यूरॉन्स क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं किसके लिए, न्यूरल सिस्टम के लिए, जो कि हमारे अंदर जो सिग्नल्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है सिग्नल्स को एंड ट्रांसमिट करता है। द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बहुत सिंपल होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स कहने का मतलब क्या हुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेस्टिनोफोर, एस्कलमिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स, ये सब क्या है, हमारा लोअर इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में बोला है कि हाइड्रा इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। हाइड्रा में जो क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। और बोलता है कि अगर हम बेटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं न्यूरल सिस्टम का तो किन में देखने को मिल सकता है, हमें इंसेक्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके पास ब्रेन होता है। उनके पास से क्या होते हैं, छोटा सा ब्रेन होता है और गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया जो होते हैं ये जो हम पढ़ रहे थे ना अभी, न्यूरॉन्स का एक होता है बंडल। गैंग्लिया क्या होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक बंडल में प्रेजेंट होते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। यानी कि इंसेक्ट में क्या देखने को मिल रहा है, एक ब्रेन देखने को मिल रहा है गैंग्ली, जिनमें गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। द वर्टिब्रेट्स हैव मोर डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट्स के पास जो होते हैं मोर न्यूरल सिस्टम होते हैं। जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारे ही बॉडी को देख लो, हमारा ब्रेन कितना कॉम्प्लेक्स है ना, तो वो बोल रहा है कि वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उनमें हमें क्या क्या पढ़नी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। और CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी में जो भी कंट्रोल हो रहा है, हमें फीवर आ रही है, हमारे अंदर जो हम इंटेलिजेंट हैं या फिर हम डल हैं, जो भी है ये सारे कंट्रोल और जो भी हम जो हमारे अंदर जो प्रोसेसिंग हो रहे हैं वो सारे कहाँ होते हैं, CNS के थ्रू होता है। इसलिए हम CNS को इंफॉर्मेशन साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं PNS की बात करती हूँ तो PNS में हम मोस्टली बात करते हैं किनके बारे में, नर्व के बारे में। ठीक है, नर्व दो तरीके के जो होते हैं, नर्व दो तरीके के होते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ आ गया एक क्रैनियल नर्व और एक होते हैं हमारे स्पाइनल नर्व। क्रैनियल नर्व अगर मैं ह्यूमन में बात करूँ कि क्रैनियल नर्व कितने होते हैं तो 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व कितने होते हैं, 31 पेयर होता है। चलो इसके बाद हम आते हैं, हाँ, क्रैनियल नर्व 12 पेयर, स्पाइनल नर्व 31 पेयर। अब क्रैनियल नर्व कहाँ से निकल रहे हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से हो रहे हैं, ब्रेन से। स्पाइनल नर्व कहाँ हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, उसके बाद अगर आते हैं तो ये जो हम पढ़ रहे क्रैनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, ये दो तरीके के होते हैं। एक ऐसा नर्व होता है, एक नर्व ऐसा होता है जो हमारे CNS से, हमारे ब्रेन से, हमारे पूरे बॉडी तक एक्शन पोटेंशियल को, हमारे जो इन्फॉर्मेशन है उनको ले जाता है ना, लिकर जिनको हम बोलते हैं। और एक जो होता है हमारे पूरे बॉडी से इन्फॉर्मेशन लाता है, हमारे ब्रेन तक छोड़ देता है। इन बेसिस पे हम नर्व को दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट एंड इफरेंट। अगर मैं एफरेंट फाइबर की बात करती हूँ, अगर मैं एफरेंट फाइबर की बात करती हूँ तो एफरेंट फाइबर क्या करता है, ये जो इम्पल्स है वो टिश्यू टू CNS पहुँचाता है। ठीक है, और इफरेंट फाइबर जो होते हैं वो CNS टू पूरे ऑर्गन्स तक पहुँचाते हैं। यानी कि ये क्या करता है, ऑर्गन्स से लेते हैं अपना इम्पल्स, अपना जो स्टिमुलेशन है, जो अपना इनको इंफॉर्मेशन देना होता है, और वो कहाँ लाकर छोड़ देते हैं, CNS में। और इफरेंट क्या करता है, इफरेंट क्या करता है, CNS से लेकर कहाँ छोड़ देते हैं, ऑर्गन में। ठीक है, चलो अब देखो बोला हुआ है तो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू CNS एंड इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम CNS टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन। ठीक है, PNS अब जैसे कि देखो CNS की अगर मैं बात करी तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक ब्रेन और एक क्या किया हम लोगों ने, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। उसी तरीके से PNS को दो सिस्टम में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक आते हैं क्या हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक आता है हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक कहने का मतलब ही होता है हमारा क्या, बॉडी। सोमैटिक कहने का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी, जब बनते हैं हमारा बॉडी। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो इम्पल्स को CNS टू स्केलेटन मसल पहुंचाता है और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं वो इम्पल्स को CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक ले जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मान लो कि कभी आप चल रहे हो, रास्ते में चलते चलते आपके सामने एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है, देन आपको ऐसा होगा, आप मतलब बहुत ज़्यादा डर जाओगे, है ना। आपके जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जब होते हैं, हमारे जो आँख होते हैं वो बड़ा बड़ा हो जाता है, पिपल डायलेशन होने लगते हैं। तो उस टाइम हमारा कौन सा न्यूरल सिस्टम काम करता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है। ठीक है, और उस सिस्टम को जब वो बढ़ जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करने का काम, उसको नॉर्मल करने का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। यानी कि सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी सिस्टम बोलते हैं।
ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने इंडोक्राइन ऑलरेडी कर रखा है ना, तो इंडोक्राइन अगर आप देखोगे, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्रीवियस में जाइए और हमारे चैनल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। तो जब हम इमरजेंसी सिस्टम की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था इमरजेंसी हार्मोन एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, उनके साथ ही मिलकर क्या करता है, काम करता है, वो एक्टिवेट होगा तो सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम भी क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। चलो, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में हम इनको बोलते हैं कि ये जो रिस्पॉन्स देता है उनको हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। क्या बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे ही हमें कुछ दिखा हम उनकी क्या लगे, हम डर जाते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है। और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट देता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। यानी कि जो हमें इस तरीके से धक्के लगे, मतलब मान लो कि हमारे बढ़ गए हार्ट रेट, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, उनको नॉर्मल करने का काम करता है हमारा कौन, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। चलो, एक होते हैं पीनेस का एक पार्ट है क्या, विसरल नर्वस सिस्टम। विसरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि जिनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे नर्व, बहुत सारे फाइबर्स, गैंग्लिया हम लोगों ने बोला क्या कि ये क्या है, एक गुच्छा है, एक क्या बोल सकते हैं कि बहुत सारे नर्व एक साथ मिलकर क्या है, गैंग्लिया इनको बोल रहे हैं। प्लेक्सिस क्या होता है, नेटवर्क होता है न्यूरॉन्स का। अब ध्यान देना कि गैंग्लिया और प्लेक्सिस में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर भी तो बहुत सारे नर्व ही हैं, डिफरेंस क्या है, तो गैंग्लिया में क्या बन रहे हैं, एक बंडल बन रहा है, मतलब एक है, इसी में क्या हमारा बंडल है, प्रेजेंट है हमारे न्यूरल सिस्टम, सॉरी हमारे न्यूरॉन्स। प्लेक्सिस क्या है, वो नेटवर्क से, मान लो कि यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ से एक जुड़ गया, यहाँ से एक जुड़ गया, तो इस तरीके से क्या बना रहा है, नेटवर्क। तो ये डिफरेंस है हमारे गैंग्लिया एंड प्लेक्सिस में, ठीक है। चलो, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस से विसरा एंड फ्रॉम द विसरा टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ले जाते हैं। विसरा मीन्स क्या होते हैं, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, विसरा, ठीक है। इनका काम क्या है, सीएनएस टू विसरा एंड विसरा टू सीएनएस ले जाना। चलो, और अगर आप ध्यान याद रखिएगा तो गैंग्लिया जो होता है सीएनएस के बाहर में प्रेजेंट होते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहरी एरिया में प्रेजेंट होता है, जो कि रिले सेंटर की तरह काम करता है, ठीक है। चलो, अब हम बातें हैं हमारे फंक्शनल यूनिट, न्यूरल सिस्टम के फंक्शनल यूनिट, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, या फिर हम इनको बोलते हैं न्यूरल सेल, या फिर हम इनको क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो जब हम न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूरॉन्स हमारा क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। इनमें मेजर पार्ट 3 होते हैं, एक होता है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होती है। सेल बॉडी में क्या बोल रहा है कि सेल बॉडी कंटेन्स साइटोप्लाज्म, typically cell organelles and certain granular bodies called nucleus granulus। यानी कि सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं, उनमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज हो गए, गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है। एक छोटे छोटे ग्रैनुलर बॉडी, एक छोटा छोटा बॉडी प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, निसल्स ग्रैनुलस। और याद रखना कि निसल्स ग्रैनुलस जो होता है वो ग्रैनुलर बॉडी है, ग्लैंडुलर बॉडी नहीं है, ग्लैंड बॉडी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग भी होता है। शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट द सेल बॉडी। कुछ ब्रांच प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। जैसे कि आप देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, सेल बॉडी, ये हमारा क्या है, सेल बॉडी, ये हमारे क्या है, सेल बॉडी है ना, ये हमारे क्या है, सेल बॉडी है। सेल बॉडी में छोटे छोटे जो रेड कलर का, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो रेड कलर का कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, निसल्स ग्रैनुलस बोलते हैं। और निसल्स ग्रैनुलस क्या होता है, ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम इनको बोल सकते हैं कि राइबोसोम का क्या है, राइबोसोम का
ये क्या है, मॉडिफिकेशन होता है। यानी कि अगर ये राइबोसोम का मॉडिफिकेशन है, अगर ये राइबोसोम का मॉडिफिकेशन है, इट मीन्स दैट यहाँ पर ये क्या काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगा। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं सेल बॉडी से आपको छोटे छोटे ब्रांच देखने को निकल रहा हो, देखने को मिल रहा होगा। सेल बॉडी से छोटे छोटे ब्रांच निकल रहे हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे तो डेंड्राइट्स में भी आपको इस ये रेड वाला कलर का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट है, यानी कि डेंड्राइट्स में भी नेसेंस ग्रैनुलस प्रेजेंट होता है। चलो उसके बाद हम आते हैं तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन क्या सेल बॉडी में न्यूरल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा? क्या न्यूरल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे? क्या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी का नर्व सेल एक ऐसा सेल होता है जो कि डिवाइड नहीं करता है ना। तो हम इनको तो यानी कि सेल बॉडी में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होती है। अगर एक बात और याद रखना कि हमारे जो कार्डियक मसल होते हैं, कार्डियक सेल होते हैं, उनमें भी डिवीज़न नहीं होता है, उनमें भी डिवीज़न नहीं होता है। चलो उसके बाद अगर हम आते हैं ये जहाँ से हमारा ये जो लॉन्ग सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, इस लॉन्ग से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। इस लॉन्ग से स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। जहाँ से ये लॉन्ग स्ट्रक्चर निकल रहा है, जहाँ से ये हमारा लॉन्ग वाला स्ट्रक्चर निकलता है, उस जगह को हम बोलते हैं एक्सोन हिलॉक। जहाँ से हमारा एक्सोन क्या करते हैं, निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को एक्सोन हिलॉक का नाम देते हैं। ठीक है। अब देखो, हाँ सेल बॉडी है, ये मैंने बोल दिया, सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। सेल बॉडी है तो सेल बॉडी के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। तो सेल बॉडी के ऊपर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा। सेल बॉडी के ऊपर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलेमा बोलते हैं। चलो अब आते हैं हम एक्सोन पर। जब हम एक्सोन की बात करते हैं तो एक्सोन के ऊपर, ये हमारा एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर कवरिंग होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जिनको हम बोलते हैं क्या, जिनको हम एक्सोलेमा बोलते हैं। एक्सोन के ऊपर कवरिंग होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। ठीक है, एक्सोलेमा। और हम एक्सोन को नर्व फाइबर भी बोलते हैं, एक्सोन को हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है। चलो एक्सोन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होता है, एक्सोन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं, एक्सोन के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होता है जिनको हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीथ। एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा कवरिंग प्रेजेंट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। और ये जो हमारा माइलिन शीथ होता है, दो माइलिन शीथ के बीच में अगर आप देखोगे तो ये दो माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। माइलिन शीथ के बीच में क्या होते हैं, थोड़ा गैप होता है। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, दो माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं हम उनको, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं, और या नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। ठीक है। और ये जो माइलिन शीथ है, आप इस माइलिन शीथ में एक आप देख सकते हो कि छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्वान सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं, स्वान सेल। और स्वान सेल का काम क्या होता है, माइलिन शीथ बनाना। स्वान सेल का काम क्या होता है, माइलिन शीथ को बनाना। ठीक है। यानी कि जब हमारे एक्सोन में माइलिन शीथ होगा तो हमारा क्या प्रेजेंट होगा, स्वान सेल प्रेजेंट होगा जो कि माइलिन शीथ बना रहा होगा। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ये हमारा जो एक्सोन है, इनके ऊपर हमारा माइलिन शीथ जो होता है वो अब्सेंट होगा। इसके ऊपर माइलिन शीथ क्या होते हैं, अब्सेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सोन बोलते हैं। तो हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन बोलते हैं। ठीक है। तो नॉन माइलिनेटेड एक्सोन जब हम इनको बोलेंगे, नॉन माइलिनेटेड एक्सोन जब बोलेंगे तो क्या यहाँ पर स्वान सेल प्रेजेंट होगा या नहीं होगा,
होगा। स्वान सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो स्वान सेल है वो माइलिन शीथ को फॉर्म करने वाला नहीं होगा, यानी कि वैसे स्वान सेल प्रेजेंट होंगे जो कि माइलिन शीथ फॉर्म नहीं कर रहा होगा, बट माइलिन शीथ तो दोनों में प्रेजेंट होगा। एक क्वेश्चन और है हमारा कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होता है? माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड व्हाट अबाउट नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जो हमारा माइलिन शीथ वाले जो एक्सोन होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो कहाँ पर देखने को मिलेंगे? हमारे ब्रेन में देखने को मिलेंगे, सीएनएस में देखने को मिलेंगे, और जो हमारा नॉन माइलिनेटेड वाले जो होंगे वो आपको देखने को कहाँ मिलेंगे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में देखने को मिलेगा। चलो एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो बीच में गैप है, इनको हमने क्या बोला? नोड्स ऑफ रेनवियर बोला। एक नोड्स ऑफ रेनवियर से जब हमारे माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं तो हमारा जो इम्पल्स आता है, वो इम्पल्स एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे क्या करता है? जंप करता है। तो इस तरीके से जब हमारा इम्पल्स का कंडक्शन होता है, तो हम उनको क्या बोलते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन। तब उनको क्या बोलते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। चलो उसके बाद हमारा जो एक्सोन है वो जो हमारा एक्सोन है वो इंड में आ जाता है, तो हम इंड वाले पार्ट को, एक्सोन के इंड वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक्सोन है वो 1 से 4, 5, 6, 7 जो भी है वो डिवाइड हो जाती है। यानी कि ये हमारा एक एक्सोन है, इस एक्सोन से हमारे बहुत सारे ब्रांच निकल आते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं, या फिर हम इनको नर्व इंडिंग भी बोलते हैं, नर्व इंडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो नर्व इंडिंग के बाद या फिर हमारा एक्सोन टर्मिनल के बाद नीचे की ओर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। और इस साइनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इस साइनेप्टिक नोब में हमारा क्या प्रेजेंट होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बार हम इनको क्या करते हैं? एनसीईआरटी में रीड करते हैं कि हमारे एनसीईआरटी क्या बोलते हैं इनके बारे में। These फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड द सेल बॉडी। कौन से फाइबर की बात कर रहा है? हमारे डेंड्राइट्स फाइबर की बात कर रहा है कि डेंड्राइट्स फाइबर जो होते हैं वो इम्पल्स को सेल बॉडी की ओर ले आते हैं। यानी कि ये एफरेंट हुआ या इफरेंट हुआ, ये एफरेंट होगा या फिर इफरेंट होगा। ये हमारे कहीं से कलेक्ट करके हमारे न्यूरॉन्स के पास ला रहा है, तो ये क्या होगा? बॉडी टू सीएनएस, ऑर्गन टू सीएनएस, एफरेंट। चलो ठीक है। उसके बाद अगर हम ये एक्सोन होता है वो हमारे जो इम्पल्स होते हैं उनको क्या करता है? सेल बॉडी से क्या करते हैं? दूर ले जाते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? इफरेंट। चलो उसके बाद देखते हैं द एक्सोन इज लॉन्ग फाइबर। यानी कि जो एक्सोन होता है वो लॉन्ग फाइबर होते हैं और इनके डिस्टल एंड यानी कि जो नीचे वाला एरिया होता है वो ब्रांच्ड होता है, और ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। और हर एक ब्रांच के नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, और जिनमें कि साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, और जो साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होता है? हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। कौन न्यूरो ट्रांसमीटर? जैसे कि हमारा एसिटाइल कोलिन जो हमारा मेन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, क्या? एसिटाइल कोलिन, ACH। द एक्सोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। यानी कि डेंड्राइट जो होता है इम्पल्स को टुवर्ड्स सेल बॉडी लाता है, और हमारा जो एक्सोन होता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी ले जाता है।
कहाँ, टू अ साइनेप्स और टू अ न्यूरल मस्कुलर जंक्शन, कहाँ, न्यूरल मस्कुलर जंक्शन में। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन के नंबर पे, एक्सॉन के नंबर और डेंड्राइट्स के नंबर पे हम न्यूरॉन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे तो हम डिवाइड इनको 5 टाइप्स में करते हैं, है ना, पर यहाँ पर हमारे बुक में 3 टाइप्स दिया हुआ है। एक दिया हुआ है मल्टीपोलर, एक दिया हुआ है बाईपोलर और एक दिया हुआ है हमारा यूनिपोलर। यूनिपोलर जो होता है, यूनिपोलर जो होते हैं वो उसमें सेल बॉडी के साथ एक एक्सॉन, यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ सेल बॉडी में एक एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूनिपोलर में क्या होता है, जो हमारा ये सेल बॉडी है, ये हमारा जो सेल बॉडी है, ये जो हमारा मानो कि हमारा सेल बॉडी है, इस सेल बॉडी से एक हमारा सिर्फ एक्सॉन ही लगा होता है। इस सेल बॉडी से हमारा सिर्फ क्या लगा होता है, एक्सॉन ही लगे होते हैं। यहाँ डेंड्राइट्स मतलब नहीं होता, यानी कि यहाँ पर डेंड्राइट्स एब्सेंट होता है। तो इस तरीके के हम एक्सॉन को, इस तरीके के न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ होगा, मोस्टली आपको ये देखेंगे कहाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब ये न्यूरॉन्स देखने को मिलेगा। एक होता है हमारा बाईपोलर, बाईपोलर न्यूरॉन में एक एक्सॉन देखने को मिलेगा और एक डेंड्राइट्स देखने को मिलेगा। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आई के रेटिना में। मल्टीपोलर न्यूरॉन की बात करते हैं तो एक एक्सॉन होगा और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। देखने को कहाँ मिलेंगे ये आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब देखो आप यहाँ पर एक कॉमन चीज़ देख सकते हो कि कोई भी हमारा यहाँ पर मैंने न्यूरॉन्स की बात करा, सभी में एक्सॉन का जो नंबर है वो क्या है, हमारा एक्सॉन का नंबर जो है वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। एक ही एक्सॉन प्रेजेंट है, यानी कि एक न्यूरॉन्स में एक एक्सॉन हो सकता है। एक न्यूरॉन्स में कितने एक्सॉन होंगे, सिर्फ एक एक्सॉन होंगे। और अगर मैं डेंड्राइट्स की बात कर रही हूँ तो मल्टीपल डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं। अगर वैसे हम देखें तो उस तरीके से एक और होता है, जैसे मल्टीपोलर पढ़ लिया, बाईपोलर पढ़ा, यूनिपोलर पढ़ा, तो वैसे ही एक और होता है हमारा एपोलर और एक होता है स्यूडो यूनिपोलर। क्या होते हैं, एक होते हैं एपोलर और एक होते हैं हमारे स्यूडो यूनिपोलर। अपोलर एंड स्यूडो यूनिपोलर। अपोलर कहने का मतलब कि सेल बॉडी के साथ ना तो डेंड्राइट्स होगा ना तो हमारा एक्सॉन होगा, ना तो हमारा क्या होगा, डेंड्राइट्स होगा, ना ही तो हमारा एक्सॉन होगा। इस तरीके का न्यूरॉन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, हाइड्रा में। इस तरीके का न्यूरॉन आपको देखने को कहाँ मिलेगा, हाइड्रा में। स्यूडो यूनिपोलर क्या होते हैं, ये तो होते हैं मतलब यूनिपोलर की तरह ही, जैसे कि इनके साथ एक एक्सॉन ही होता है ना, बट लेकिन ये जो एक्सॉन, एक एक्सॉन जो होता है वो इस तरीके से ब्रांच्ड हो जाता है। एक ही एक्सॉन क्या होते हैं, ब्रांच्ड हो जाते हैं। तो लगता क्या है कि एक्सॉन जो है 2 हो गए। एक्सॉन क्या लगता है कि 2 हो गया, तो हम इसलिए इनको बोलते हैं क्या, स्यूडो यूनिपोलर। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, स्यूडो यूनिपोलर बोलते हैं। ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, ये इस तरीके का आपको न्यूरॉन्स कहाँ देखने को मिलेंगे, गैंग्लिया पढ़ा था हम लोगों ने, गैंग्लियंस और बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, स्यूडो यूनिपोलर। ठीक है, चलो हो गए यहाँ तक। उसके बाद अगर हम आते हैं, उसके बाद अगर हम देखते हैं, उसके बाद अगर हम देखें तो बोलता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। कितने 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन होते हैं, 2। एक होता है माइलिनेटेड एक्सॉन, एक होते हैं हमारे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इन्वॉल्व्ड विद द स्वान सेल। माइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, स्वान सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि माइलिन शीथ फॉर्म करता है। ठीक है, इनके दो माइलिन शीथ के बीच के द गैप बिटवीन 2 एडजेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड क्या, नोड्स ऑफ रेनवियर। 2 माइलिन शीथ के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व में। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आपको देखने को कहाँ मिल रहे हैं, स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व में। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इनक्लोज्ड बाय स्वान सेल।
अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर जो होते हैं वो भी श्वान सेल से क्या होते हैं, इनक्लोज होते हैं, बट वो जो श्वान सेल माइलिन शीथ फॉर्म नहीं करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। चलो अब हम आते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम आते हैं कहाँ, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की हम बातें करते हैं। अब हम आते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ न्यूरल नर्व इम्पल्स, यानी कि हमारे जो नर्व इम्पल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे एक्शन पोटेंशियल हो रहे हैं, हमारे जो इम्पल्स हो रहे हैं जो कि हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक जा रहे हैं, वो इम्पल्स जो होते हैं वो जनरेट कैसे होते हैं और कंडक्ट कैसे होते हैं, वो यहाँ पर हमें करना है। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो एनसीईआरटी बोलता है कि न्यूरॉन जो होता है वो एक्साइटेबल सेल होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, एक्साइटेबल सेल होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे सेल, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे सेल, ये क्या होते हैं, एक्साइटेड होते जाते हैं और ये क्या करता है, इम्पल्स भी जनरेट करता है। न्यूरॉन क्या करता है, अपना एक खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। ठीक है, चलो बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट, क्योंकि बोलता है कि इनका जो मेम्ब्रेन होता है, यानी इनका जो एक्सोलेमा होता है, ये पूरी एक्सोन की बात नहीं कर रही है, वो बात कर रहा है क्या, उनके मेम्ब्रेन का, कि जो मेम्ब्रेन होता है वो हमेशा किस स्टेट में होता है, पोलराइज्ड स्टेट में होता है, यानी कि वहाँ पर हमारे इम्पल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि न्यूरल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमें पता है सोडियम पोटेशियम आयन चैनल हम लोगों ने पढ़ा था। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स की जब हम लोगों ने बात किया था, कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, सेल में पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ना। तो एक्सोलेमा पे क्या प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूरल मेम्ब्रेन पे क्या क्या प्रेजेंट होता है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि बहुत सारे आयन चैनल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल, और ये जो आयन चैनल होता है वो सभी के लिए क्या होते हैं, परमिएबल नहीं होता, यानी कि उस चैनल से हर एक, अगर मैं बोलूँ कि हर एक आयन आ जा नहीं सकता। जैसे कि सोडियम के लिए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, पोटेशियम के लिए पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल है ना। तो ये क्या है, चैनल क्या है, अलग अलग चैनल है और अलग अलग आयंस को ही वो आने जाने की परमिशन देती है। When a neuron is not conducting any impulse, जब हमारे न्यूरॉन जो होता है वो इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, जब इम्पल्स कंडक्ट नहीं कर रहा होता, कंडक्ट यानी कि वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन नहीं जा रहा होता है, कंडक्ट नहीं कर रहा होता है, तब वो रेस्टिंग स्टेज में होता है। यानी कि वो कब क्या होते हैं, रेस्टिंग स्टेज में होते हैं। तब एक्सोनल मेम्ब्रेन, यानी कि इनका जो ये एक्सोलीमा है, इनका जो नर्व फाइबर है, उनके जो मेम्ब्रेन है, ये हमारा एक्सोलीमा जो है ये परमिएबल होता है पोटेशियम के लिए। यानी कि हम बात करें, ऐसे लिख देते हैं कि जब ये रेस्टिंग स्टेज में होता है, जब ये क्या होते हैं, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तब हमारा जो एक्सोलीमा है, यानी कि हमारा जो न्यूरल मेम्ब्रेन है, वो परमिएबल होते हैं। किन के लिए, पोटेशियम के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। पोटेशियम के लिए क्या होते हैं, परमिएबल होता है। सोडियम आयन के लिए भी क्या होता है, सोडियम आयन के लिए इम्परमिएबल होता है, और इनमें कुछ निगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए ये भी क्या होते हैं, इम्परमिएबल होता है। यानी कितनी बातें तो हमें पता चली कि एक्सोन के अंदर, नर्व फाइबर के अंदर 3 तरीके के आयंस प्रेजेंट है। पहला हमारा सोडियम आयन, दूसरा पोटेशियम आयन, तीसरा निगेटिव आयन। ठीक है, और जब एक्सोन से हमारा नर्व इम्पल्स जो होता है कंडक्ट नहीं हो रहा होता है, तो दैट टाइम जो एक्सोलीमा जो होता है, यानी कि हमारा जो न्यूरल मेम्ब्रेन जो होता है वो परमिएबल होता है। किन के लिए, पोटेशियम आयन के लिए
इम्परमिएबल होता है सोडियम आयन के लिए और साथ ही साथ इम्परमिएबल होता है नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन के लिए। ठीक है, कब? रेस्टिंग स्टेज में, जब यहाँ पर कोई भी कंडक्शन नहीं हो रहा है न्यूरल सिस्टम का, तब। ठीक है, अब देखो उस टाइम क्या होता है, ये हमारा मान लो कि एक्सोन है, ये हमारा क्या है? एक्सोन है। ये हमारा क्या है? एक्सोलीमा, यानी कि ये हमारा क्या है? इनके ऊपर का मेम्ब्रेन, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक ना? तो उस टाइम अगर आप देखोगे तो एक्सोन के अंदर देखो यहाँ आप देखना, एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड नेगेटिव चार्ज प्रोटीन। बोलता है कि उस टाइम एक्सोलेमा के अंदर, एक्सोप्लाज्म के पास, इनसाइड द एक्सोन, यानी कि एक्सोन में क्या प्रेजेंट है? हमारा फ्लूइड, जिनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या प्रेजेंट बोल रहे हैं हम उनको? एक्सोप्लाज्म। ठीक ना? तो एक्सोप्लाज्म में आपको ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है? एनसीईआरटी क्या बोल रहा है कि उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है? पोटेशियम आयन और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और सोडियम जो होता है वो कम होता है ना? यानी कि यहाँ पर हमें ज़्यादा क्या देखने को मिल रहा है? पोटेशियम, 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 आयन, माइनस आयन, कुछ सोडियम, यही है। कब की बात हो रही है? रेस्टिंग स्टेज की बात हो रही है। फिर बोलता है कि इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम। अब देखो क्या बोलता है कि हमारा क्या? एक्सोलेमा के अंदर है ना, एक्सोन के अंदर। अब ये हमारा इनसाइड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? इनसाइड। और हम ये आउटसाइड की बात करते हैं, ये हमारा क्या है? आउटसाइड। तो आउटसाइड में आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? सोडियम। ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा? सोडियम। ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे आपको? सोडियम। और जो पोटेशियम है वो आपको कम देखने को मिलेगा। पोटेशियम क्या आपको देखने को मिलेंगे? कम देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक ये आपको थ्योरी समझ में आया कि कहाँ पर ज़्यादा होता है, क्या कहाँ पर कम होता है, ये समझ में आया। एक्सोन में पोटेशियम ज़्यादा होता है, नेगेटिव आयन ज़्यादा होते हैं और सोडियम कम होता है। और एक्सोन के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, पोटेशियम कम होता है। यहाँ तक क्या इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा इनसाइड और ये हो गया हमारा आउटसाइड। यहाँ तक हम लोगों ने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ तक चल रहे हैं ना, यहाँ तक हम लोग आ गए। These ionic gradient across the resting membranes are maintained by the active transport of ions by the sodium potassium pump। यानी कि ये जो पोटेशियम और सोडियम ज़्यादा और कम जो हो रहा था, है ना, तो इनको मेंटेन करने के लिए एक्सोलेमा पर एक पंप प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ये कौन सा पंप प्रेजेंट है? सोडियम पोटेशियम पंप। इनको हम क्या बोल रहे हैं हम लोग? सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है। ठीक है, और हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हायर टू लोअर होता है ना, और एक्टिव में क्या होते हैं? लोअर टू हायर, यही होता है ना। तो अब हम यहाँ पर अगर हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है और हमारे इन साइड में एक्सोलेमा के अंदर में सोडियम की मात्रा कम है, सोडियम क्या है हमारा? कम है, तो कम से बाहर की ओर जाएगा, यानी कि अंदर से बाहर की ओर जाएगा अंदर से बाहर की ओर, या नहीं जाएगा? जाएगा ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा है? चलो, तो अंदर से बाहर की ओर जाएगा, अंदर से बाहर की ओर जाता है।
तो जब सोडियम हमारा यानी कि यहाँ पर हमारा सोडियम क्या होते हैं, आउट हो जाते हैं। कितने सोडियम आउट होते हैं, 3 सोडियम क्या होते हैं, आउट। कितने सोडियम आउट हो रहे हैं, 3 सोडियम आउट हो गया, बाहर चला गया। अब देखो तो पोटेशियम, अब पोटेशियम की बारी आई है ना, तो पोटेशियम बाहर की ओर कम था और अंदर की ओर क्या था, ज़्यादा। तो लोअर टू हायर आएगा यानी कि बाहर से अंदर आएगा। तो बाहर से अंदर जब आता है तो 2 पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर आता है। कितने पोटेशियम अंदर आ रहे हैं, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। यानी कि हमारे 3 पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, 2 पॉजिटिव आयन हमारा अंदर आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमें 1 पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ या नहीं हुआ, 1 पॉजिटिव आयन का लॉस हुआ या नहीं होगा, हुआ ना, हुआ ना। यानी कि हमारा जो अब इनसाइड अंदर का जो सरफेस होगा उस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और बाहर के सरफेस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाहर में ज़्यादा हमारा प्लस आयन हो गया और अंदर में एक प्लस आयन का क्या हो गया, लॉस हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर मैं कहूँ कि रेस्टिंग हमारा मतलब फर्स्ट स्टेट में, जब ये रेस्टिंग स्टेट में होगा, जब क्या होगा, ये रेस्टिंग स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो हमारा सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है, सोडियम का इफ्लक्स हो रहा है, पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा है। राइट, सोडियम का इफ्लक्स हो रहे हैं और पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा है। क्लियर। अब देखो ये जो बाहर की ओर आउटसाइड में प्लस चार्ज, इनसाइड में माइनस चार्ज, आउटसाइड में प्लस चार्ज, इनसाइड में माइनस चार्ज, इस तरीके का जो हमारा आयनिक डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, इस तरीके का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल। इस तरीके के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आते हैं, क्या बोलता है, पंप विच ट्रांसपोर्ट 3 पोटेशियम आउटवर्ड्स, 3 सोडियम आउटवर्ड्स एंड 3 पोटेशियम इनटू द सेल, है ना। एज a result outer surface of the axonal membrane poses a positive charge, यानी कि एक्सोनल मेम्ब्रेन के बाहरी साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इनर सरफेस में और हमारे इनर सरफेस में निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इनर सरफेस में क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि ये अभी कौन सा स्टेट में है, पोलराइज्ड स्टेट में है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या यहाँ तक हमें पोलराइजेशन वाले प्रोसेस समझ में आया? पोलराइजेशन में क्या हो रहा है समझ में आया? अब देखो उसके बाद हमारा आता है डीपोलराइजेशन। उसके बाद हमारा क्या आता है, डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन की जब हम बात करेंगे, डीपोलराइजेशन की बात करेंगे तो बोलता है कि व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, बोलता है एनसीईआरटी कि मान लो कि जब एक स्टिमुलाई जो है एक्सोनल मेम्ब्रेन पे अप्लाई होगा तब। अब एक बात बताओ यहाँ पर कि स्टिमुलाई क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलाई जो होता है एक तरीके का रेस्पॉन्स है जो कि कब जनरेट होगा, जब हम कोई एक्टिविटी करेंगे। जब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमारा ये स्टिमुलाई क्या होते हैं, जो कि हम इनको क्या बोल रहे हैं, एक तरीके का रेस्पॉन्स बोल रहे हैं, वो जनरेट होता है। ठीक है, जब कोई स्टिमुलाई जनरेट होगा, जब कोई हमें रेस्पॉन्स जनरेट होंगे हमारे बॉडी में किसी एक्टिविटी के कारण, ठीक है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम देखो एनसीईआरटी के अगर लैंग्वेज में जाओगे, अगर इस वाले पार्ट को तो बहुत कंफ्यूजिंग किया है, तो एनसीईआरटी का लाइन है, हम लोग इस पर नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज मारेगा, बहुत कंफ्यूज करेगा। कुछ पॉइंट देखेंगे। अब देखो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है,
हमें पता है कि पहले से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है कि नहीं? ये हमारा आउटसाइड और ये हमारा इनसाइड, यही है ना, यही हो रहा था ना। अब देखो डीपोलराइजेशन में क्या होगा कि ये जो ये हमारा आउटसाइड वाला एरिया हो गया, ये हमारा इनसाइड का एरिया हो गया, ये हमारा क्या है आउटसाइड का एरिया हो गया, ये क्या हो गया हमारा इनसाइड का एरिया। जब इस एक्सोलेमा पर क्या होगा, स्टिमुलाई एक्टिव होगा, रेस्पॉन्स आएगा किसी एक्टिविटी के कारण, ठीक है, क्या आएंगे इन पर, किसी चीज़ का रेस्पॉन्स आएगा कि भाई इसको रेस्पॉन्स करना है, रेस्पॉन्स करो, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम क्या होगा कि इनके पास एक प्रेजेंट होता है सोडियम वोल्टेज गेटेड, इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट होता है, कहाँ पर, एक्सोलेमा पर, ठीक ना। जैसे ही वो रिस्पॉन्स एक्टिव होगा, वो स्टिमुलेशन आएगा, वो स्टिमुलाई आएंगे, है ना, तो ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो कि है ना, वो क्या हो जाएंगे, ओपन, ठीक है, ओपन हो जाएगा। अब मान लो कि डोर है जो कि हमने अभी बंद कर रखा है, डोर को हमने क्या किया है कि बंद कर रखा है। अब बाहर में बहुत सारे लोग हैं जो कि अंदर आना चाह रहे हैं बट नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, ये जो वॉल खड़ा है जिसके कारण नहीं आ पा रहा है। अब जैसे ही हम कोई एक गेट खोलेंगे, एक थोड़ा सा होल देंगे, गेट खोलेंगे, तो बहुत जो भी लोग हैं वो जल्दी 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 अंदर आने लगेंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। वैसे ही जब यहाँ पर ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा, तो बहुत सारे सोडियम का क्या हो जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएंगे, सोडियम क्या हो जाएगा हमारा अंदर आ जाएगा, इनफ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही बहुत सारा हमारा सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, हमारा सोडियम अंदर की ओर आया, है ना, तो एक्सोलेमा के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो यानी कि अब यहाँ पर इन साइड में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आउटसाइड में निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं, होगा ना ऐसा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो क्या आपको ये डीपोलराइजेशन समझ में आया? और यही जो हमारे ये इस तरीके का जो एक डिफरेंस दिख रहा है, अंदर की ओर प्लस बाहर की ओर माइनस, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। इस तरीके के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल। क्या आपको ये क्लियर हुआ? आई होप पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन आपको क्लियर हुआ होगा। जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं वो क्या, वो दोनों तरफ से, ये जो डोर है क्या दोनों तरफ से ओपन होगा, वो एक तरीके से ओपन होते हैं और सिर्फ इनफ्लक्स को यहाँ पर क्या करता है, आपका कैरी करेगा, ठीक है, इनफ्लक्स यहाँ पर अलाउ करेगा। चलो, अब जैसे कि क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं कहूँगी जाने के लिए तभी तो जाओगे, अगर मैं नहीं कहूँगी तो नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो बदतमीज़ बच्चे। चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें डीपोलराइजेशन समझ में आया। अब देखो एनसीईआरटी इसी को कैसे बोलता है कि डीपोलराइजेशन में जब स्टिमुलेशन आता है हमारे मेम्ब्रेन पर, है ना, स्टिमुलेशन जब मेम्ब्रेन पे आएगा तो बोलता है कि सोडियम के लिए कि वो एक्सोलेमा परमिएबल हो जाता है। सोडियम के लिए एक्सोलेमा क्या हो जाता है, परमिएबल। तो भाई कैसे परमिएबल हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल प्रेजेंट है। यहाँ तक क्लियर? चल, उसके बाद बोलता है कि जो कि लीड करता है सोडियम का इनफ्लक्स, और रैपिड इनफ्लक्स या स्लो इनफ्लक्स, रैपिड इनफ्लक्स। चलो, बोलता है कि उसके दौरान मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस होता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और इनर सरफेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आउटर सरफेस क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, और इनर सरफेस क्या हो जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। यानी कि हमारा जो मेम्ब्रेन हो गया वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया, प्लस माइनस से माइनस प्लस में आ गया, है ना। तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन, यानी कि हमारा मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड हो गया।
इस तरीके का जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, इस तरीके का जो डिफरेंस है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल को ही हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स। यानी कि हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पल्स बोलते हैं। चलो अब देखते हैं, विच इज फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। देखिए बोला है कि इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स भी बोलते हैं। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन मेम्ब्रेन, द एक्सॉन मेम्ब्रेन हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। अब देखो बोलता है कि जैसे ही वो स्टार्ट हुआ, इम्पल्स जनरेट हो गया, इम्पल्स जनरेट हो गया, कंडक्ट हुआ, और तुरंत ही जो हमारा बोलता है कि एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन है वो बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। देखो यहाँ पर डीपोलराइजेशन में ये वाला स्टेज आ गया था, है ना। अब ये बोलता है तुरंत से फिर से वो रिवर्स हो जाएगा, कहाँ? बाहर में प्लस और अंदर में माइनस आ जाएगा ना। यानी कि ये हमारा कौन सा स्टेज आ गया? रीपोलराइजेशन। फिर से वही पोलराइजेशन स्टेट में आ गया, यानी कि रीपोलराइज्ड हो गया। अब वो कैसे? देखो ये हो कैसे रहा है? एनसीईआरटी क्या बोलता है? आउटर सरफेस करंट फ्लो फ्रॉम साइट बी टू साइट ए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो। देखो यहां पर क्या बोल रहा है? रिपीटेड along the length of axon and consequently the impulse is conducted। इम्पल्स क्या हो रहा है? कंडक्ट हो रहा है, रिपीटेड कंडक्ट हो रहे हैं, जनरेट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर बोलता है कि द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस्ड परमिएबिलिटी टू सोडियम आयन। सोडियम आयन जो हमारे अंदर आ रहा था, एक्सॉन के अंदर आ रहा था, वो बोलता है कि वो क्या होता है? एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, यानी कि ये थोड़े टाइम के लिए ही आता है। क्या बोलता है? ये थोड़े टाइम के लिए ही आता है ना। अब आगे देखना, फॉलोड बाय राइज इन परमिएबिलिटी टू पोटेशियम। सोडियम आया अंदर, तो ये बोलता है कि शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। क्यों? क्योंकि फिर वो तुरंत से वो पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाता है। किसके लिए परमिएबल हो जाता है? पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाता है विद इन, यानी कि पोटेशियम के लिए परमिएबल हो जाता है, यानी कि हमारा पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होगा। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे? ओपन होगा। अब देखो, K plus diffuse outside the membrane and restore the resting potential। अब वो देखो बोलता है कि फिर से वही होगा कि पोटेशियम आयन जो है डिफ्यूज होगा। पोटेशियम आयन क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएगा। पोटेशियम आयन क्या हो जाएगा? डिफ्यूज होगा। कहाँ? आउटसाइड द मेम्ब्रेन, मतलब अंदर से बाहर क्या हो जाएंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे। फिर से वही पोलराइजेशन में आ गया, यानी कि यहाँ पर पोटेशियम का क्या हो गया? इफ्लक्स। पोटेशियम का क्या हो गया? इफ्लक्स। यानी कि रीपोलराइजेशन में पोटेशियम का क्या होता है? इफ्लक्स होता है। चलो उसके बाद आते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है? इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है उसके लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना ये एनसीईआरटी का ये जो डायग्राम है, खूबसूरत सा डायग्राम, सुंदर सा डायग्राम। ये हमारा ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक नोब। ये हमारा क्या है? साइनेप्टिक नोब है। क्या है ये? हमारे साइनेप्टिक नोब। और ये क्या है? हमारे एक्सॉन, है ना। ये हमारा क्या है? साइनेप्टिक नोब है। ये जो हमारा लेयर है, ये क्या है? हमारा ये जो क्या है? हमारा एक दूसरा न्यूरॉन है। ये हमारा दूसरा न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब। और ये क्या है? हमारा डेंड्राइट्स, है ना। ठीक है।
अब यहाँ पर कैसे हो रहे हैं, अब देखो पहली बात याद रखना कि ये जो प्रोसेस कंप्लीट होता है उनको हम साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ठीक ना। किनके थ्रू कंप्लीट हो रहा है? साइनेप्स के थ्रू होता है। यानी कि जो ट्रांसमिशन हो रहा है इम्पल्स का वो किनके थ्रू हो रहे हैं? साइनेप्स के थ्रू हो रहे हैं। क्लियर? अब देख रहे हैं यहाँ पर एक बात कि हमारे जो साइनेप्टिक नोब हैं, साइनेप्टिक नोब के जो मेम्ब्रेन होते हैं, साइनेप्टिक नोब का जो मेम्ब्रेन होता है ना, उनको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उनको हम क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। जो डेंड्राइट्स का जो मेम्ब्रेन होता है उनको हम बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। उनको क्या बोल रहा है मैंने, क्या बोला? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो बीच में जो स्पेस हो रहा है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में ये जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये तीनों मिलकर क्या बनाता है? साइनेप्स बना रहे हैं। तीनों मिलकर क्या बना रहा है? हमारा साइनेप्स बना रहे हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है, जो साइनेप्स होते हैं उसमें ये हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है ना, साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो जगह दोनों के बीच में प्रेजेंट है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब देखो हमें पता है कि साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक नोब में क्या प्रेजेंट होता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है। उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या बोलते हैं? उस न्यूरोट्रांसमीटर को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन। उस न्यूरोट्रांसमीटर को क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन, या हम शॉर्ट में ACH बोलते हैं, है ना। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो अब क्या होगा, ये हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में क्लियर हो गया। अभी देखो कि जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है ना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है ना, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं उन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। किस लिए? इम्पल्स को ले जाने के लिए, इम्पल्स को अंदर ले जाने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर। किन पर प्रेजेंट होता है? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। चलो NCERT अब देखते हैं। Nerve impulse is transmitted from one neurons to another through junction called synapse। यानी कि साइनेप्स क्या होता है? एक जंक्शन है। साइनेप्स क्या है? एक जंक्शन है जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे नर्व का क्या कर रहा है? इम्पल्स का क्या कर रहा है? ट्रांसमिशन कर रहा है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी क्या है? जंक्शन है, बट किनके किनके बीच में? न्यूरॉन और मसल्स के बीच में। ध्यान दीजिएगा। A synapse is formed by the membrane of presynaptic neurons, postsynaptic neurons, or which may or may not be separated by a gap called synaptic cleft। यानी कि साइनेप्स में प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, और या तो हो सकता है कि उनके बीच में कुछ गैप प्रेजेंट हो जिनको हम क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। चलो उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइनेप्स। कितने तरीके का साइनेप्स होते हैं? 2 तरीके का साइनेप्स होता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड केमिकल साइनेप्स। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होते हैं उनमें प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है। यानी कि देखना, ये जो हमारा क्या है? एक्सोन है। ये हमारा क्या है? साइनेप्टिक नोब है। ये क्या हमारा? साइनेप्टिक नोब से। और ये जो हमारा डेंड्राइट्स होता है वो बहुत ही सटा हुआ होता है, क्लोज होते हैं। तो इनके बीच में बस स्पेस नहीं होगा, इनके बीच में गैप नहीं होगा, यानी कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। और केमिकल साइनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, यानी कि उनका जो साइनेप्टिक नोब होता है और डेंड्राइट्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होता है। ठीक है। चलो अब देखते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर अक्रॉस दीज साइनेप्स। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पर डायरेक्ट भी क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं। इनके लिए रिसेप्टर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है।
इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल चीज़ें इन्वॉल्व होगा, है ना। और चलो एक एनसीईआरटी देखते हैं पहले। ट्रांसमिशन ऑफ एन इम्पल्स अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज वेरी सिमिलर टू इम्पल्स कंडक्टेड अलोंग अ सिंगल एक्सोन। बोलता है कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल क्या होते हैं, सिमिलर होता है एक एक्सोन में क्या होना। जैसे कि मान लो अब ये एक ऐसे है ना, इसी से जस्ट सटा हुआ कुछ ऐसे लगा हुआ है ना, और इसमें कुछ फ्लो कर रहा है। अब लगे ये भी आ गया तो ऐसे ही फ्लो करेगा, मतलब ऐसे ही लग रहा है कि बस इसमें कुछ जंक्शन नहीं है, बस ऐसे ही फ्लो हो रहा है ना। यही बात ये कह रहा है। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज ऑलवेज फास्टर। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है, हमेशा फास्टर होता है। किन से? केमिकल साइनेप्स से। और इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है और हमारे सिस्टम में वो क्या होते हैं, रेयर होते हैं। कभी कभी ही देखने को मिलेगा, हमेशा नहीं होता है, बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं कि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स फास्ट होने के साथ साथ इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है वो फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या होते हैं, फास्ट होते हैं बट स्लो होता है। फास्ट होते हैं बट कुछ टाइम के लिए ही होता है, आया तुरंत गया, आया तुरंत गया, आया तुरंत गया। स्लो मतलब कुछ टाइम के लिए ही, है ना, शॉर्ट लाइफ्ड होते हैं। केमिकल साइनेप्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होते हैं और उनमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी होता है। और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए एनसीईआरटी बोलता है कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट एक गैप होता है जिनमें कि फ्लूइड भरा होता है। जिनमें क्या भरा होते हैं, फ्लूइड भरा होता है, ध्यान दीजिएगा। केमिकल्स साइनेप्स में केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हम जिनको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एक्सोन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स फिल्ड विद दिस न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोन टर्मिनल में वेसिकल्स होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, भरे होते हैं। व्हेन एन इम्पल्स अराइव एट द एक्सोन टर्मिनल, जब एक इम्पल्स एक्सोन टर्मिनल के पास पहुंच जाता है तो इट स्टिमुलेट द मूवमेंट ऑफ साइनेप्टिक वेसिकल्स। देखो यहाँ पर मान लो कि एक इम्पल्स आ गया, ठीक ना, क्या आया, हमारा इम्पल्स आया। तो इम्पल्स आने के कारण ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स जो आपको यहाँ दिख रहा है वो क्या होने लगते हैं, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन की ओर, यानी कि इसकी ओर क्या होने लगेंगे, नीचे की ओर क्या होने लगेंगे, मूव होने लगेंगे। प्रेशर आने लगता है, ठीक ना। प्रेशर आने के कारण साइनेप्टिक वेसिकल जो होते हैं थोड़ा रप्ट हो जाता है और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं। ठीक है, it stimulates the movement of synaptic vesicle towards the membrane where they fused with the membrane and release their neurotransmitter in synaptic cleft। यानी कि मेम्ब्रेन से क्या होंगे, फ्यूज होंगे और अपने अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रखे हुए उनको क्या करेंगे, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या करेगा, छोड़ देगा। द रिलीज्ड न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड टू दियर स्पेसिफिक रिसेप्टर। और ये जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हो रहा है वो किससे जाकर जुड़ जाएंगे, रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, जो कि पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। दिस बाइंडिंग ओपन आयन चैनल, और ये बाइंडिंग क्या ओपन कर देगा, आयन चैनल को ओपन कर देगा, जो कि इस जो पोटेंशियल है उनको नए पोटेंशियल में जनरेट कर सके। नए पोटेंशियल, ये जो इम्पल्स आया वो क्या कर सके, नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। ठीक है, द न्यू पोटेंशियल डेवलप में भी आइदर एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ये इनहिबिटरी हो सकते हैं या एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी का मतलब होगा क्या, कि फिर से वो दूसरे इम्पल्स में भी जा सकता है, या ऐसा हो कि वहीं तक आकर वो स्टॉप हो जाए। चलो यहाँ तक समझ में आया। निकोलस बोल रहे हैं नहीं, मुझे बोरिंग हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है क्या, ऐसा बोरिंग हो रहा है? हाँ, चलो बस थोड़ी देर और, ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, बस थोड़ी टाइम और, बस और कुछ ज़्यादा नहीं।
क्योंकि हमारे जो मेजर पार्ट थे जो कि हमारे लिए डिफ़िकल्टीज थे वो ख़त्म हो गए। छोटे छोटे पॉइंट बच रहे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जिनको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, जिनको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड क्या पढ़ रहे थे, स्पाइनल कोड पढ़ रहे थे। ब्रेन जो होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है हमारे बॉडी के लिए, यानी कि हमारे बॉडी का जो प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है वो कौन है, हमारे बॉडी का प्रोसेसिंग ऑर्गन कौन है, हमारा ब्रेन है। इनको हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है, वो किन के थ्रू हो रहे हैं, हमारे ब्रेन के थ्रू हो रहे हैं। अगर हमें चोट लगी है तो ब्रेन बोलेगा कि भाई अगर हम किसी गर्म चीज़ों को टच करें तो हमारे हाथ को हटाना है, तो उसके लिए भी हमारा ब्रेन हमें बताएगा। हम चल रहे हैं, हम उठ रहे हैं, हम सो रहे हैं, वो सारा कौन कंट्रोल काम कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने इंडोक्राइन भी ऑलरेडी कर रखा है ना। तो इंडोक्राइन जब हम लोगों ने किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था हार्मोन्स थे, जो जितने भी हार्मोन्स थे उन सभी को रेगुलेट करने के लिए हमारा क्या प्रेजेंट था, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट था। हाइपोथैलेमस पार्ट किनका है, ब्रेन का पार्ट है ना। चलो, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, वो सारे कौन कंट्रोल करता है, हमारा माइंड। ब्रेन जो होता है कंट्रोल करता है हमारे वॉलेंट्री मूवमेंट को, बॉडी को बैलेंसिंग में, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर का रेगुलेशन, हंगर, भूख, थर्स्ट, प्यास, सर्कैडियन राइदम्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो हो रहे हैं कि हमें सोना है, हमें नींद आ रहा है, हमें जगना है, स्लीप एंड वेक साइकिल जो होते हैं जिनको हम सर्कैडियन राइदम ऑफ आवर बॉडी बोलते हैं, या फिर हम इनको स्लीप एंड वेक साइकिल भी बोलते हैं। और भी हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड के एक्टिविटीज़, ह्यूमन का बिहेवियर जो होता है, जैसे कि मान लो कि अभी हम बहुत ज़्यादा टेंशन में, हमें किसी ने बोल दिया तो हम बोलते हैं ना, अरे यार जाओ ना, मेरा दिमाग ख़राब है, मेरा माइंड ख़राब मत करो भाई, इतने माइंड ख़राब हो रहे तो वो सारे किन पे डिपेंड कर रहा है, हमारे माइंड पे, भाई मेरा मूड ख़राब है और भी मेरा मूड ख़राब मत करो। चलो, इट इज एल्सो द साइट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ विजन, ये एल्सो साइट होता है हमारे क्या, विजन के प्रोसेसिंग, देखने के लिए, हियरिंग के लिए, स्पीच के लिए, मेमोरी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, इमोशन के लिए और हमारे थॉट्स के लिए। चलो, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, ह्यूमन ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड बाई स्कल, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो किन से वेल प्रोटेक्टेड होते हैं, स्कल से। इनसाइड द स्कल, स्कल के अंदर जो होते हैं ब्रेन प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन प्रेजेंट होता है, और ब्रेन के ऊपर कवरिंग होता है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रैनियल मेनिंजेस बोलते हैं, जिनमें कितने लेयर होता है, 3 लेयर होता है। आउटर लेयर जिनको हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, आउटर लेयर जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर बोलते हैं। इन मिडल लेयर जिनको हम एर्केनोइड मैटर बोलते हैं जो कि पतला होता है। इनर लेयर जिनको हम पायामेटर बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पायामेटर बोलते हैं। और पायामेटर जो होता है वो हमारे ब्रेन से कांटेक्ट रखता है, पायामेटर जो होता है हमारे ब्रेन से कांटेक्ट रखता है, और ड्यूरामेटर हमारे स्कल से कांटेक्ट रखते हैं। चलो, द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट। और हमें एक बात याद रखना कि ये जो हमारे मेनिजेस हैं इनमें सब ड्यूरामेटर और एर्केनोइड मैटर के बीच में, ड्यूरामेटर और एर्केनोइड मैटर के बीच में स्पेस होता है सब ड्यूरल स्पेस। इनके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये है, इन दोनों के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। इन दोनों के स्पेस को हम बोलते हैं क्या, सब एर्केनोइड स्पेस। और जो हमारा CSF होता है, एक हमारा क्या हो, इस सब एर्केनोइडल स्पेस में क्या प्रेजेंट होता है, CSF। क्या प्रेजेंट होता है, CSF, जिनको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे ब्रेन में और स्पाइनल कोड में क्या होते हैं, ये फ्लो करता है। ये हमारे ब्रेन को, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, शॉक लगने से, चोट लगने से, हमारे ब्रेन में कुछ, ब्रेन को डैमेज ना हो, इन सभी से क्या करता है, हमें बचाता है। क्या, हमारा CSF, सेरेब्रो स्पाइनल
फ्लूइड हमें क्या करते हैं, बचाता है। क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सब एर्कोनोइडल मैटर में प्रेजेंट होते हैं, सब एर्कोनोइडल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में याद रखना कि ये जो होते हैं कलरलेस होता है। ये कैसा होता है? कलरलेस होते हैं। CSF क्या होते हैं हमारा? कलरलेस होता है। और अगर इनके pH की बात करूँ तो एल्कलाइन होते हैं। इनके pH की मैं बात करूँ तो ये कैसा होता है? एल्कलाइन होते हैं। इनका pH कैसा होता है? एल्कलाइन होते हैं। और ये सिक्रेट कहाँ से होते हैं? इसको सिक्रेट करने के लिए एक सेल होता है जिनको हम बोलते हैं एपेंडाइमल सेल, जिनको हम क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल। और एपेंडाइमल सेल क्या है? एक न्यूरोग्लियल सेल होते हैं। न्यूरोग्लियल सेल हम थोड़ी देर बाद, ये NCERT में तो नहीं दिया हुआ है, हम इसको डिस्कस करेंगे लास्ट टाइम में, ठीक है। याद रखिएगा बस कि जो CSF होता है उनको सिक्रेट कौन करता है? हमारा एपेंडाइमल सेल। और एपेंडाइमल सेल जो होता है, एपेंडाइमल सेल जो होता है, एपेंडाइमल सेल जो होता है वो हम क्या करता है? एपेंडाइमल सेल क्या करता है? हमें CSF को सिक्रेट करता है। हमने क्या पढ़ा? CSF के बारे में पढ़ा कि CSF क्या होता है? CSF क्या होता है? कलरलेस फ्लूइड होता है। CSF क्या होते हैं हमारे? कलरलेस फ्लूइड होता है, एल्कलाइन होते हैं। और इनका सिक्रेशन कहाँ से होता है? एपेंडाइमल सेल से होता है। इनका सिक्रेशन कहाँ से होते हैं? एपेंडाइमल सेल से होता है। और एपेंडाइमल सेल क्या है? हमारा न्यूरोग्लियल सेल है। ये हम करेंगे डिस्कस थोड़ी देर बाद, अब इसको खत्म करने के बाद हम करते हैं, ठीक है। चलो, और CSF का जो फ्लो होता है, CSF जो फ्लो करता है, CSF का जो फ्लो होता है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू होते हैं। CSF का जो फ्लो होता है, CSF का अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो CSF का फ्लो होता है वेंट्रिकल्स में। हमारे ब्रेन में 3 वेंट्रिकल्स होते हैं। हमारे ब्रेन में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? 3 वेंट्रिकल्स होता है। एक होते हैं हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स, एक होते हैं हमारा क्या? लैटरल वेंट्रिकल्स, एक होते हैं हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स होता है, एक होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स, एक होते हैं हमारे क्या? थर्ड वेंट्रिकल्स, और एक होता है हमारा फोर्थ वेंट्रिकल्स। एक होता है हमारा लैटरल वेंट्रिकल्स, एक होते हैं हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स, एक होता है हमारा क्या? फोर्थ वेंट्रिकल्स। अब ये वेंट्रिकल्स क्या होता है? ये जो वेंट्रिकल्स जो हैं ये ब्रेन में प्रेजेंट है। एक कहो कि एक तरीके से कनाल है, एक तरीके से क्या है? एक रास्ता है। किनके लिए? CSF के लिए, जिनमें कि हमारा जो CSF होता है, जिनमें हमारा CSF जो है वो क्या करता है? फ्लो करता है। हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स जो है, हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट कहाँ होता है? लेटरल वेंट्रिकल्स आपको देखने को मिलेगा फोर ब्रेन में। लेटरल वेंट्रिकल्स कहाँ देखने को मिलेगा? फोर ब्रेन में। थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और फोर्थ वेंट्रिकल्स आपको देखने को मिलेंगे हाइंड ब्रेन में। लेटरल वेंट्रिकल्स आपको फोर ब्रेन में देखने को मिलेंगे, और थर्ड वेंट्रिकल्स आपको मिड ब्रेन में देखने को मिलेगा, और फोर्थ वेंट्रिकल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? हाइंड ब्रेन में। और ये क्या है? वेंट्रिकल्स हैं, याद रखिए ये क्या है? वेंट्रिकल्स है, ठीक है। वेंट्रिकल्स ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ये थर्ड वेंट्रिकल्स फोर्थ वेंट्रिकल्स मतलब 4 होते हैं 3 होते हैं, नहीं भाई, ये इनका नाम है थर्ड वेंट्रिकल्स एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स, ठीक है। चलो हमारे यहाँ पर आता है CSF क्लियर। अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। आगे वाले जो ब्रेन हैं, जो ऊपर वाले जो ब्रेन है हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारा मेजर पार्ट होता है। फोर ब्रेन क्या होते हैं? हमारे मेजर पार्ट होते हैं। मिड ब्रेन जो कि बीच का पार्ट मिड ब्रेन, और हमारा हाइंड ब्रेन होते हैं जो कि नीचे की पार्ट है। जैसे कि आप देखो कि ये हमारा ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो हमारा ऊपर वाला पार्ट देखने को मिल रहा है, ये हमारे आते हैं फोर ब्रेन के अंदर में। ये वाले ऊपर वाले पार्ट हमें क्या दिखा रहा है? फोर ब्रेन में आते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हाइंड ब्रेन में आ रहा है। फोर ब्रेन के बाद हमारा क्या आ रहा है? ऊपर वाले पार्ट हमारा क्या है? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के नीचे जो पार्ट आ रहा है उनको हम क्या बोल रहे हैं? मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के नीचे जो पार्ट आ रहा है उनको हम क्या बोलते हैं? हाइंड ब्रेन। यानी कि ऊपर में क्या है? फोर ब्रेन, फिर क्या है हमारे? मिड ब्रेन, फिर क्या है हमारे? हाइंड ब्रेन, ठीक है। चलो
फोर ब्रेन की जब बात करते हैं तो फोर ब्रेन जो होता है उनमें प्रेजेंट होते हैं सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। और सेरेब्रम जो होता है हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरेब्रम जो होता है क्या होते हैं हमारे पार्ट बॉडी का, हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को एक साथ हम लोग बोलते हैं डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है, डायनसेफेलॉन बोलते हैं थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को, ठीक है। अगर इस आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं तो एक होता है हमारा डायनसेफेलॉन का पार्ट जिनको हम बोलते हैं एपीथैलेमस। जैसे कि देखो थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे क्या है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस के ऊपर क्या प्रेजेंट है? एपीथैलेमस। यानी कि थैलेमस, एपीथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, ठीक है। चलो सेरेब्रम की बात करते हैं तो सेरेब्रम जो होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। सेरेब्रम क्या होता है? हमारे ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट होता है, ठीक है। और हमारा जो सेरेब्रम जो होता है, मान लो कि ये हमारा क्या है? सेरेब्रम क्या है? ये क्या है? हमारा सेरेब्रम है। और ये जो सेरेब्रम होता है वो 2 हाफ्स में डिवाइड होता है। इस सेरेब्रम कितने पार्ट हाफ में डिवाइड होते हैं? 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं। और ये जो हाफ्स डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। यानी कि देखो हमारे जो सेरेब्रल होते हैं वो स्फीयर शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। अब इनको डिवाइड कर दो, ऐसे आधा आधा कट कर दो। ये हमारा क्या है? स्फीयर शेप का है, हमारे क्या है? स्फीयर शेप के हैं। और इनको हम बीच से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो ये आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, यानी कि हेमिस्फीयर, है ना। हेमी का मतलब होता है ना आधा, तो हेमिस्फीयर। राइट साइड वाले को हम बोलते हैं राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट वाले को हम बोलते हैं क्या? लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। चलो अब ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, इन दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक फाइबर प्रेजेंट होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं। और कॉर्पस कैलोसम जो होता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम तो करता है, लेकिन साथ ही साथ ये न्यूरल ट्रैक भी होता है, ट्रैक ऑफ नर्व फाइबर, ये न्यूरल ट्रैक भी होता है, ठीक है। चलो The layer of cell which covers the cerebral hemisphere is called cerebral cortex। अब देखो एक बात ध्यान देना, आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हो तो कुछ आपको ये धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है, कुछ आपको उभरे हुए पार्ट दिखते हैं। कुछ जो होता है वो धंसा हुआ पार्ट नजर आते हैं और कुछ जो होते हैं क्या होते हैं? हमारे उभरे हुए पार्ट होते हैं, ठीक ना। तो धंसे हुए पार्ट को, ये जो आपको धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है, इस धंसे हुए पार्ट को हम बोलते हैं सल्की। इस धंसे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सल्की। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है इनको हम बोलते हैं गायरी। ये धंसे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सल्की। और उभरे हुए पार्ट को हम क्या बोलते हैं? गायरी बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये बस हमारे सेरेब्रल का, ये हमारे क्या है? सेरेब्रल पे स्ट्रक्चर होता है जिनको हम बोलते हैं सल्की एंड गायरी, ठीक है। उभरे हुए पार्ट को क्या बोल रहे हैं? गायरी। एंड धंसे हुए डिप्रेशन वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सल्की। क्या है? क्लियर हो गया? चलो एक आप एक की पॉइंट याद कर लो कि हमारे बायोलॉजी में बाहर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स और अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। बाहर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। और इनर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सेरेब्रल के बाहर वाले पार्ट जो कॉर्टेक्स होता है, सेरेब्रल जो हमारा बाहर का पार्ट होता है वो कैसा होता है? कॉर्टेक्स होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स सेरेब्रल। जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स सेरेब्रल बोलते हैं। देखो यहाँ पर यही हमारा बोलता है एनसीईआरटी कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पास में कुछ लेयर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और एक होता है हमारा इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड, और कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं वो हमारा आउटर लेयर होता है, ठीक ना।
तो जो मैंने ये सल्की और गायरी बताया, जो हमने क्या बताया अभी, सल्की एंड गायरी बताया, वो कॉर्टेक्स वाले एरिया में होंगे या मेडुला वाले एरिया में होगा, कॉर्टेक्स वाले एरिया में होंगे, ठीक है। कॉर्टेक्स वाले एरिया में हमारा सल्की एंड गायरी स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होगा। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वो ग्रे कलर का होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होते हैं हमारे, ग्रे कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ग्रेइश अपीयरेंस होते हैं, यानी कि जो न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, न्यूरॉन का सेल बॉडी जो प्रेजेंट होता है किन में, कॉर्टेक्स वाला एरिया में, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। और कॉर्टेक्स मेडुला जो होता है वो वाइट कलर का होता है। और एक होते हैं क्या, कॉर्टेक्स मेडुला, वो होते हैं जो कि किस कलर का होता है, होते हैं हमारा क्या, कॉर्टेक्स मेडुला, जो कि क्या है हमारा अंदर का पार्ट है ना। तो कॉर्टेक्स मेडुला क्या कैसे कलर के होते हैं, वाइट कलर का होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। यहाँ पर क्या होते प्रेजेंट होते हैं, माइलिन शीथ प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक तरीके का लिपिड होता है। और हमें पता है कि लिपिड वसा जो होता है वाइट कलर का होता है। इसलिए हमारा जो सेरेब्रल मेडुला होता है वो क्या होते हैं, वाइट कलर का होता है। चलो उसके बाद आते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरियाज, सेंसरी एरिया एंड लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली सेंसरी और नॉर मोटर इन फंक्शन। बोलता है कि जो कॉर्टेक्स एरिया जो होते हैं उनमें कुछ सेंसरी एरिया होगा। सेंसरी एरिया कहने का मतलब कि हमारे ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक आ रहा है, सेंसरी ऑर्गन। कुछ बोल रहा है कि मोटर एरिया होंगे। मोटर एरिया यानी कि हमारे सेंस, हमारे बॉडी से, हमारे सीएनएस से, हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी तक ले जाना, क्या हो गए, मोटर एरिया हो गए। कुछ होते हैं जिनको हम एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, कुछ होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन एरिया होता है। इस एसोसिएशन एरिया, ये जो एसोसिएशन एरिया होता है, ना ही तो ये मोटर एरिया होते हैं, ना ही तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, ना ही तो इनको हम सेंसरी एरिया बोल सकते हैं। ना तो हम इनको मोटर एरिया बोलेंगे, ना तो हम इनको सेंसरी एरिया बोल सकते हैं। चलो ठीक है यहाँ तक। जैसे कि एसोसिएशन एरिया की मैं बात करूँ तो ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया, यानी कि ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है हमारा, स्मेल, है ना। तो स्मेल करने के लिए जहाँ पर वो पावर प्रेजेंट है उनको हम क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी एसोसिएशन एरिया, है ना। कुछ होते ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, जो कि हमारे सुनने के लिए, हियरिंग में जो एरिया हेल्प करते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ना तो ये क्या होते हैं, ना तो सेंसरी होते हैं, ना तो इनको हम सेंसरी एरिया बोल सकते हैं, ना ही तो हम इनको मोटर एरिया बोल सकते हैं। चलो अब आगे आते हैं। एसोसिएशन एरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जैसे कि इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। एसोसिएशन एरिया क्या बोल रहे, इंटरसेंसरी इंटरेक्शन, सेंसरी को इंटरेक्ट करना, इंटरसेंसरी एसोसिएशन में हेल्प करता है, मेमोरी में हेल्प कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन करने में, बातचीत करने में क्या करता है, हेल्प करता है। फाइबर ऑफ ट्रैक्ट आर कवर्ड विद द माइलिन शीथ, इनमें जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होता है, एसोसिएशन एरिया में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट होगा वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा। वो कैसा फाइबर होगा, माइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होंगे। दे गिव एन ओपाक वाइट अपीयरेंस टू द लेयर। देखो यहाँ पर सीखना, माइलिन शीथ बोला है ना, विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर किनको बोल रहे थे, सेरेब्रल मेडुला को बोल रहा है ना, माइलिन शीथ प्रेजेंट है। और एसोसिएशन एरिया हमारा कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। चलो, दे गिव एन ओपाक वाइट अपीयरेंस, जो कि ओपाक वाइट अपीयरेंस कलर कर देता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। सेरेब्रम रैप अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। सेरेब्रम जो होता है वो रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर, सेरेब्रम थैलेमस के, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हमारा एरिया क्या है, ये वाले जो हमारे एरिया है, ये वाला जो हमारा एरिया है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, थैलेमस बोल रहे हैं ना। तो ये जो थैलेमस जो है हमारा, वो किससे कवर है, ये हमारा किससे कवर्ड है, सेरेब्रम से, है ना, यही बोल रहा है। अच्छा, एक बात में कुछ एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं अलग से थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो हमारा
सेरेब्रम जो होता है, हमारा जो सेरेब्रम होता है वो सेरेब्रम हमारा 4 लोब्स में डिवाइड होता है। हमारे जो सेरेब्रम होते हैं वो उनमें कितने लोब्स होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। सेरेब्रम्स में कितने लोब होते हैं? 4 लोब्स होते हैं। वो लोब्स कौन कौन सा है? फ्रंटल लोब, आगे की ओर वाले क्या है हमारे? फ्रंटल लोब। ये वाले बीच वाला एरिया क्या, इनको क्या बोलते हैं? पैराइटल लोब। पीछे वाला एरिया जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, और ये हमारे कान वाले जो हड्डी था टेम्पोरल बोन, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होते हैं हमारा टेम्पोरल लोब। 4 लोब होते हैं हमारा कौन? फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, पैराइटल लोब, फिर होते हैं हमारा ऑसिपिटल लोब, फिर होते हैं हमारा क्या? ऑसिपिटल लोब, फिर होते हैं हमारा एक क्या? टेम्पोरल लोब। एक को क्या होते हैं हमारा? टेम्पोरल लोब प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये 4 लोब हैं। इन चारों लोब का अपना एक अलग अलग ही फंक्शन है। जैसे कि हम फ्रंटल लोब की बात करते हैं, जैसे कि हम फ्रंटल लोब की बात करें तो फ्रंटल लोब का काम क्या है? हमारा इंटेलिजेंस, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, है ना। हमारे इंटेलिजेंस को ये बताता है। हमारे क्या बताते हैं? इंटेलिजेंस को बताता है। हम कितना क्रिएटिविटी कर सकते हैं, है ना, ये बताता है हमारे क्या? इंटेलिजेंस को। क्या बताता है ये? हमारा इंटेलिजेंस को, क्रिएटिविटी को, है ना। क्लियर है? हम क्या सोच रहे हैं उनको बता रहा है, हम क्या सोच रहे हैं उनको बताता है। ठीक है, क्लियर हो गया? हमारे अंदर कितनी मेमोरी है, हम कितना कुछ याद कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए याद कर सकते हैं, हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उन सभी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारा फ्रंटल लोब रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर मैं पैराइटल लोब की बात करूं तो अगर मैं पैराइटल लोब की बात करती हूं तो ये हम जो टच कर रहे हैं, है ना, हम किसी को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। जो टच वाला सेंस हो रहा है, पेन हो रहा है, हमें क्या हो रहे हैं? टच कर रहे हैं, तो टच जो सेंस हो रहा है, पेन हो रहा है, हमारे बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, मैं ऐसे कर रही हूँ तो मुझे क्या लग रहा है? प्रेशर लग रहा है। ये जो प्रेशर हो गया, टच हो गया, पेन हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब यानी कि जो सेंसरी होता है, सेंसरी ऑर्गन, है ना, टच करना, पेन है, हमें टच कर रहे हैं, पेन कर रहा है, ये जो भी है ये सब किन के अंदर आ रहा है? हमारा पैराइटल लोब के अंदर आएगा। किन के अंदर आएगा? पैराइटल लोब के अंदर आएगा। ऑसिपिटल लोब की मैं बात करूं, ऑसिपिटल लोब की अगर मैं बात करती हूं तो यहाँ पर 2 तरीके का एरिया प्रेजेंट होता है। सॉरी, अगर मैं ऑसिपिटल लोब की बात करूं तो ऑसिपिटल में क्या होते हैं? विजन। ऑसिपिटल लोब किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे विजन के लिए। ठीक है, टेम्पोरल लोब हमारा किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? हमारे ऑडिटरी के लिए, हियरिंग के लिए और स्मेल के लिए, हियरिंग के लिए और स्मेल के लिए। ये जो 4 लोब्स हैं, क्या आप लोगों को क्लियर हो गए? चलो, ये हमारे आते हैं किन के अंदर? हमारा सेरेब्रम के अंदर। किन के अंदर आ रहा है? ये हमारा सेरेब्रम के अंदर आ रहा है। चलो, ये हमारे सेरेब्रम है। सेरेब्रम क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक तो सेरेब्रम क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आते हैं सेरेब्रम रैप्स अराउंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो सेरेब्रम से क्या होते हैं? रैप्ड होते हैं, विच इज अ मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। थैलेमस जो होता है वो मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर सिग्नल के लिए, यानी कि सेंस भेजना है हमें कुछ या फिर कहीं से कुछ लाना है, कुछ भेजना है या कहीं से कुछ लाना है सिग्नल को, तो उसके लिए जो रिले सेंटर होता है वो कौन है? हमारा थैलेमस। यानी कि जो हमारा थैलेमस होता है वो क्या है? हमारा रिले सेंटर होता है। क्या है ये? हमारा रिले सेंटर होता है। और जो हमारा थैलेमस जो है, ये जो हमारा थैलेमस जो होता है, ये जो हमारा क्या है? थैलेमस जो होता है वो ग्रे मैटर का मास होता है, यानी कि इनका कलर जो होता है, इनका एपियरेंस किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। यानी कि क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? सेल बॉडी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे ब्रेन का आता है जिनको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है ना।
इस हाइपोथैलेमस, देखो देखो लिखा हुआ है बेस ऑफ द थैलेमस, कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द थैलेमस प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए एनसीईआरटी बोलता है कि हाइपोथैलेमस कंटेन करता है नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, इसको कंटेन करता है। और साथ ही साथ इनमें बहुत तरीके का न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होता है। इनमें क्या होते हैं? न्यूरोसेक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस न्यूरोसेक्रेटरी सेल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं, जो कि काम क्या करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। जो कि क्या करता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को क्या करता है? ये सिक्रीट करता है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया हाइपोथैलेमस के बारे में? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, inner part of cerebral hemisphere and a group of associated deep structure like amygdala, hippocampus form a complex structure called limbic lobe या limbic system। बोलता है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में, यानी कि हमारे सेरेब्रल मेडुला में, है ना, मेडुला वाले पार्ट में एमाइगडाला जो कि क्या है? स्ट्रक्चर है। हिप्पोकैम्पस जो कि सी हॉर्स शेप का होता है, कुछ स्ट्रक्चर है, वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिनको हम बोलते हैं क्या? लिम्बिक सिस्टम, या हम इनको बोलते हैं इमोशन सिस्टम। जिनको क्या बोलते हैं? इमोशन सिस्टम। और हाइपोथैलेमस भी लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस भी इनका क्या होते हैं? पार्ट होता है, ठीक है, जो कि इन्वॉल्व, जो कि काम क्या करता है? सेक्सुअल बिहेवियर को क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं। हम जो इमोशन होता है हमारे अंदर, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, हम किसी के लिए खुश हैं, है ना, हम किसी के लिए प्लीजर हैं, ये सारे जो इमोशन शो करता है वो कौन करता है? हमारा लिम्बिक सिस्टम करता है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम मिड ब्रेन की ओर। मिड ब्रेन की जब बात करते हैं तो मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड, मिड ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है? हमारे फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में। फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है क्या? हमारा मिड ब्रेन। यानी कि मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हैंड ब्रेन, है ना। अब कनाल कॉल्ड, इनमें देखो इनमें कौन कौन सा पार्ट आता है? एक कनाल कॉल्ड सेरेब्रल एक्वेडक्ट। कनाल जिनको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वेडक्ट। किनके लिए कनाल है? सीएसएफ के लिए। किनके लिए? सीएसएफ के लिए। यानी कि जो मैंने वेंट्रिकल्स की बात करी थी, है ना, यानी कि यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा है? हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होते हैं? फ्लो करता है, ठीक ना। द डोर्सल पोर्शन ऑफ, यानी कि हमारा जो हमने पढ़ा था थर्ड वेंट्रिकल्स, वो हमारा क्या है? सेरेब्रल एक्वेडक्ट का पार्ट है, राइट। चलो, डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट, मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में, मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में, जैसे कि ऐसे मान लो कि मिड ब्रेन है ये हमारा फोर ब्रेन है, ये हमारा क्या है? मिड ब्रेन है ना। तो मिड ब्रेन के डोर्सल साइड में, तो डोर्सल साइड में 4 स्वेलिंग्स प्रेजेंट होते हैं, 4 राउंड स्वेलिंग प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये जो 4 लोब होता है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो 2 ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर, 2 ऊपर की ओर, 2 नीचे की ओर। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? सुपेरियर लोब। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? सुपेरियर लोब। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? इन्फीरियर लोब, है ना। सुपेरियर लोब जो होता है, ये जो हमारा सुपेरियर लोब होता है वो साइट में हेल्प करते हैं। सुपेरियर लोब किन में हेल्प करता है? साइट में हेल्प करता है। और इन्फीरियर लोब यानी कि जो नीचे का लोब होता है वो हियरिंग, किन में हेल्प करता है? हियरिंग में हेल्प करता है। नीचे वाला एरिया किन में हेल्प करता है? हियरिंग में हेल्प करता है। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलो उसके बाद हम आते हैं हाइंड ब्रेन में। उसके बाद हम आते हैं कहाँ? हाइंड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन की जब बात करते हैं तो उनमें 3 पार्ट्स आते हैं, पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। अब देखना यहाँ पर कंफ्यूजन आएगा। सेरेबेलम, सेरेबेलम जो होता है सेकंड मेजर पार्ट होता है ब्रेन का। सेरेबेलम क्या होता है? हमारा सेकंड मेजर पार्ट होता है। पहले हम एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी क्या क्या बोलता है। पोन्स कंसिस्ट फाइबर ट्रैक। पोन्स क्या कंसिस्ट करता है? फाइबर ट्रैक कंसिस्ट करता है, जो कि इंटरकनेक्ट करता है वो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को। पोन्स का काम क्या है? ब्रेन के डिफरेंट रीजन को क्या करना? कनेक्ट करना, है ना। ठीक है, जैसे कि अब एक दो रीजन जो यहाँ पर ये जिनको कनेक्ट करता है वो कौन सा हमारा हो सकता है? उसका बता सकते हो कौन सा होगा?
जैसे कि हम लोग पढ़ा कि सेरेब्रल में सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जैसे कि एग्जांपल लिख लो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हमारा जो क्या है, हमारे सेरेबेलम है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और सेरेबेलम को कनेक्ट करता है। क्या किनको कनेक्ट करेगा? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलम को कनेक्ट करेगा। कौन? पोन्स। ठीक है, कौन कनेक्ट कर रहा है? हमारा पोन्स कनेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके पीछे हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था ना, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में कि एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? पोन में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि पोन्स में क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर भी, न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रेट को क्या करते हैं? कंट्रोल करता है ना। पोन्स के बारे में क्लियर हो गया। चलो अब सेरेबेलम की बात करते हैं। तो सेरेबेलम जो होता है बहुत ही कॉन्वोलेटेड सरफेस होते हैं। कॉन्वोलेटेड सरफेस यानी कि बहुत ही घुमावदार, बहुत ही इनमें घूमे घूमे पार्ट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? बहुत ही कॉन्वोलेटेड सरफेस होता है। ठीक ना। ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस फॉर मेनी। क्यों ऐसा घुमावदार, ज़्यादा घुमावदार स्ट्रक्चर क्यों होता है? ताकि वो ज़्यादा न्यूरॉन्स को कंटेन कर सके, जो ताकि ज़्यादा न्यूरॉन्स को क्या कर सके? कंटेन कर सके। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा ना, पहले हमने पढ़ा था सेरेब्रम पढ़ा था कि सेरेब्रम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। उन दोनों को जोड़ने का काम करता है हमारा कॉर्परा कॉलिज्म है ना, कॉर्पस कॉलिज्म। अब देखो सेरेबेलम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेरेबेलम भी क्या होते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, पर इनके हेमिस्फीयर का नाम क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि देखो राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, राइट सेरेबेलर, राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर। ठीक है, और वो क्या था? सेरेब्रल। ये क्या है? सेरेबेलर। इन दोनों को जोड़ने का काम करता है एक स्ट्रक्चर, इन दोनों को जोड़ने का एक स्ट्रक्चर काम करता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्मिश। जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्मिश बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? वर्मिश बोलते हैं। और ये इनका अगर मैं ये किस शेप का होते हैं? तो ये वॉर्म लाइक शेप का होता है। किस शेप का होता है? वॉर्म लाइक शेप का होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो हम लोगों ने सेरेब्रम में पढ़ा था कि कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स और मेडुला होता है ना, कॉर्टेक्स मेडुला होता है। तो कॉर्टेक्स वाले ग्रे पार्ट पढ़ा था है ना, मेडुला वाला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? व्हाइट पार्ट होता है। पर यहाँ पर अपोजिट हो गया, यहाँ पर क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इनका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, इनका जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, और इनका जो मेडुला वाला पार्ट होता है वो किस कलर का होता है? ग्रे कलर का होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? व्हाइट की होगा वही माइलिन शीथ होगा यहाँ पर, और ग्रे होगा क्योंकि यहाँ पर बॉडी प्रेजेंट होगा। इतनी तो बातें हर कॉमन सेंस की बात है, समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूँ तो, अगर मैं इनकी फंक्शन की बात करूँ तो ये हमारे बॉडी के, हमारे जो बॉडी है उनके पोस्चर और हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। हमारे बॉडी को क्या, बॉडी पोस्चर को और हमारे बैलेंसिंग को क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर? क्लियर? चलो उसके बाद आता है हमारा क्या? मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा के लिए एनसीईआरटी बोलता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है वो स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है ब्रेन से। मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? स्पाइनल कोड को कनेक्ट करता है किन से? ब्रेन से। और एक बात बताओ कि जहां पर ब्रेन से, जहां पर देखो ये हमारा स्पाइनल कोड निकल रहा है ना, ये हमारा स्पाइनल कोड निकल रहा है ना, ये हमारा मेडुला है। तो ये जहां पर इससे ये स्पाइनल कोड निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं? फोरनम मैग्नम है ना। क्लियर? चलो अगर मेडुला की बात करते हैं तो मेडुला कंटेन्स शेयर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। यानी कि जो हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को, हमारे इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारा क्या करता है? इनवॉलेंट्री ऑर्गन को या इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। यहाँ तक समझ में आया? क्या हमें ब्रेन्स के सारे टाइप्स क्लियर हो गए?
ब्रेन्स के हमें क्या सारे टाइप्स क्लियर हो गए, या हमें कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ तक? नहीं है। चलो कुछ डिजीज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कुछ डिजीज भी हैं जो कि हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, बस 2 ही डिजीज है। एक होता है, एक डिजीज है हमारा एल्जाइमर डिजीज। एक डिजीज की अगर मैं बात करूँ तो पहला डिजीज कौन सा है हमारा? एल्जाइमर्स डिजीज, ठीक ना। और एक होता है हमारा पार्किंसन डिजीज। अल्जाइमर डिजीज और एक क्या होते हैं हमारे? पार्किंसन डिजीज, ठीक ना। अल्जाइमर डिजीज क्या होता है? अल्जाइमर डिजीज में क्या होगा कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर थे ना, एसिटाइल कोलिन, न्यूरोट्रांसमीटर जो थे एसिटाइल कोलिन, उनमें क्या हो जाएंगे? डेफिशिएंसी हो जाएंगे, यानी कि हमें जितना चाहिए एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर वो उतना हमें नहीं मिल पाता, ठीक ना, उनकी कमी हो जाती है। किनकी? एसीएच की। एसीएच की क्या होगी? कमी होगी, डेफिशिएंसी होगा, तो हमें क्या होंगे? अल्जाइमर डिजीज होगा। पार्किंसन डिजीज में क्या होगा? अच्छा अब देखो, अगर हमें एसिटाइल कोलिन नहीं आएगा तो हमारे जो इम्पल्स हैं वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसन डिजीज क्या होता है? पार्किंसन डिजीज भी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामाइन। कौन से न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामाइन। ये किन से रिलेट करते हैं? हमारे डोपामाइन से रिलेट करेगा। ये हमारे किन से रिलेट करेंगे? डोपामाइन से रिलेट करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या किनकी कमी हो जाएगी? डोपामाइन की कमी हो जाएगी। चलो यहाँ तक समझ में आया। अब मैंने बोला था कि हम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? न्यूरोग्लियल सेल पढ़ेंगे, है ना। चलो एक, अब हम सब कुछ खत्म हो गया, अब एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया है, वो भी कर लेते हैं, हमारा न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, चैप्टर नंबर 8। न्यूरोग्लियल सेल क्या होता है? सपोर्टिंग सेल होता है। न्यूरोग्लियल सेल क्या होते हैं? हमारे सपोर्टिंग सेल होते हैं। किनके लिए सपोर्टिंग सेल होते हैं? हमारे न्यूरॉन के लिए, सपोर्टिंग सेल फॉर न्यूरॉन्स। और ये सेंसरी नहीं होते हैं, ये नॉन सेंसरी होते हैं, यानी कि इनको सेंसरी मोटर से फर्क नहीं है, क्या है? सिर्फ है सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिंग सेल है ना। ये सिर्फ क्या करता है? हमें सपोर्ट करता है। चलो न्यूरोग्लियल सेल की बात करते हैं, तो न्यूरोग्लियल सेल जो होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लियल सेल कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो पहले हम लोगों ने एपेंडाइमल सेल पढ़ा, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा? एपेंडाइमल सेल पढ़ा था, है ना। तो एपेंडाइमल सेल क्या करता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट कराता है। इसका काम क्या है? सीएसएफ को सिक्रीशन करना। सीएसएफ का क्या करना? सिक्रीशन करना। और ये सेल प्रेजेंट कहाँ होता है? वेंट्रिकल्स के लाइनिंग में, वेंट्रिकल्स के लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। क्या? हमारा एपेंडाइमल सेल, ठीक है। एक हमारा आता है एस्ट्रोसाइट, एक हमारे क्या आते हैं? एस्ट्रोसाइट। एक क्या आता है हमारा? एस्ट्रोसाइट। अब एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लियल सेल जो है, एस्ट्रोसाइट न्यूरोग्लियल सेल जो है वो क्या करता है? एस्ट्रोसाइल क्या करते हैं? और ध्यान देना कि ये जो सेल है वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, यानी कि ज़्यादा कौन सा सेल आपको देखने को मिलेगा? एस्ट्रोसाइट देखने को मिलेगा, मोस्ट अबंडेंट होते हैं। ये क्या करता है? BBB बनाता है। BBB क्या होता है? ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर बनाता है। क्या ये बनाता है? ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर। यानी कि हम एस्ट्रोसाइट क्या करते हैं? हमारे ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या बनाता है? बैरियर बनाता है, ठीक है। साथ ही साथ हमारे ब्रेन में जो भी मतलब कुछ बेकार हो गया है, डैमेज जो सेल हो गया, उनको रिपेयरिंग का भी काम करता है। ये क्या करता है? रिपेयरिंग का भी काम करता है। ये क्या करता है? रिपेयरिंग भी करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक हमारा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट। एक सेल हमारे कौन से आते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। थर्ड हमारा सेल कौन सा आता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट की अगर मैं बात करूं तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होते हैं? ये कुछ ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में पड़ जाते हैं, फ्यू होते हैं, ठीक ना, तो बहुत कम होते हैं। ये क्या करता है? ये भी माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है। ये भी क्या करता है? माइलिन शीथ
माइलिन शीथ फॉर्म करता है। ये क्या करता है? माइलिन शीथ फॉर्म करता है। किन में? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? माइलिन शीथ बनाने का काम करता है। किन में? सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वान सेल। स्वान सेल हम लोगों ने पढ़ा। स्वान सेल भी क्या है? एक न्यूरोग्लियल सेल है जो कि क्या बन करता है? माइलिन शीथ बनाता है। ये भी क्या करता है? हमारा माइलिन शीथ बनाता है। ठीक ना। अब ये जो माइलिन शीथ बनाता है वो किन में बनाता है? ध्यान रखना, ये जो माइलिन शीथ बनाता है वो पीएनएस में बनाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनाता है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब क्या? नर्व जो हम लोगों ने पढ़ा, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व। ठीक ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नहीं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं। किन में? ये स्वान सेल पीएनएस में प्रेजेंट होते हैं। पीएनएस में माइलिन शीथ बनाने का काम करता है। ठीक है, ठीक है। एक हमारा सेल आता है माइक्रोग्लियल सेल, जिनको ये कौन सा सेल है? आता है हमारा माइक्रोग्लिया। कौन सा सेल आता है हमारा? माइक्रोग्लिया सेल होते हैं। एक होता है हमारा फिफ्थ माइक्रोग्लिया। और ये जो माइक्रोग्लिया सेल जो होता है, ये जो माइक्रोग्लिया सेल जो है ये मेसोडर्मली ओरिजिन होते हैं। ये कहाँ से ओरिजिन होते हैं? मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं। कहाँ से ओरिजिन होते हैं? मेसोडर्म से ओरिजिन होते हैं। और ये काम क्या करता है? मैक्रोफैग्स का नाम सुना है? मैक्रोफैग्स का नाम सुना है? मैक्रोफैग्स का नाम सुना है? जो कि हमारे जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको इनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करता है। तो ये मैक्रोफैग्स में होते हैं। ये किन में होते हैं? मैक्रोफैग्स में होते हैं। चलो, यहाँ तो हमने पढ़ लिया क्या हमारा जो यहाँ तक न्यूरल सिस्टम जो है हमारा क्लियर हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर कमेंट कीजिए। थैंक यू।